वेलकम टू स्मार्ट जी की ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री की सीरीज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जैसे कि आपको पता है, हमने वहाँ पे जल और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था और उस टॉपिक को हमने फिनिश किया था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, उससे पहले भी हमने बहुत सारे क्लासेस ले रखी हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा है। हम लोग क्रैश कोर्स 1 मंथ का रख रखे हैं, 1 मंथ में फिनिश करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप देख रहे हैं और इसको अभी तक शेयर नहीं किया आप, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेटलर्जी और जो मेटल से रिलेटेड एलॉय आते हैं, जो मिश्र धातु आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इस टॉपिक को कवर करेंगे आज। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम आपको बता दें कि अभी तक हमने जितने थ्योरी सेक्शन को पढ़े हैं, हम जैसे कि कल संडे हो रहा है, तो संडे में जितने थ्योरी सेक्शन को पढ़े हैं सारे के हम ऑब्जेक्टिव आपके सामने लेके आएंगे और आपके सामने लाइव रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइव आकर आपके साथ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने थ्योरी पढ़े हैं उसको हम एमसीक्यू के रूप में, जैसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं उस टाइप से ऑब्जेक्टिव बना के, एक समझिए टेस्ट रूप में आपसे, जितने अभी तक आपने थ्योरी पढ़ा है उसके टेस्ट रूप में आपसे डिस्कस करेंगे लाइव आकर। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दें और कल आप लाइव जरूर आइएगा। कल आपको मॉर्निंग में पता चल जाएगा कि लाइव कितने बजे आएंगे। ऐसे तो हम रखे हैं शाम के टाइम में, लगभग 5 बजे के टाइम पे लगभग आपसे लाइव होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंडों को आप बता दीजिएगा। वैसे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और नोटिफिकेशन मिलने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि कितने बजे लाइव आना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और भी अपने फ्रेंडों तक शेयर कर दें इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। ठीक है, और आपको अगर वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी करेंगे। आप वीडियो को कुछ ना कुछ रिस्पांस देंगे देखने के बाद, तभी हम वीडियो में कुछ और यहाँ पे अगर थोड़ा और सुधारना हो या फिर और कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताएं, वीडियो में और सुधारी जाएगी और थोड़ा सा इसको और सही किया जाएगा जहाँ से भी आपको लग रहा हो। ठीक है, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको और समझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन रिस्पांस जरूर करें वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, लाइक करके, डिसलाइक करके, और या फिर कोई एडवाइस देना हो तो कमेंट बॉक्स में भी हमें बताएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, अब आज के टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा, हम बात यहाँ पे करें तो सबसे पहले मेटल। ठीक है फ्रेंड्स, मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी, और हम आगे बात करें तो यहाँ पे एलॉय। ठीक है, यानी धातु के बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी, धातु कर्म। ठीक है, आगे पढ़ेंगे मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु एलॉय जो बनते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु, इसके बाद धातु कर्म पढ़ेंगे। धातु पढ़ लेंगे कि धातु का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आगे हम धातु कर्म के बारे में पूछ लेंगे कि जो धातु प्राप्त होती हैं अयस्कों से, वो किस तरह से प्राप्त होती हैं, कौन कौन सी भट्टियाँ होती हैं और कौन कौन सी विधि होती है जिसके माध्यम से हम शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं, शुद्ध मेटल को प्राप्त करते हैं। मेटल प्राप्त होने के बाद कुछ एलॉय भी आ जाते हैं, कुछ मिश्र धातु भी आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर, 1-2 क्वेश्चन जरूर आपको देखने में एग्जाम में मिल जाते हैं इस टॉपिक से, तो इसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले जो हैं वो हम धातु के बारे में। ठीक है, सबसे पहले धातु के बारे में, मेटल क्या होते हैं, मेटल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, किस तरह से बिहेव रखते हैं अपना। ठीक है, बाकी हम अगर पीरियोडिक टेबल की स्थान की बात करें यहाँ पे, तो पीरियोडिक टेबल के स्थान के हमने बताई दिए हैं। इसके बारे में मेटल, नॉन मेटल, ये सारी चीज़ों के बारे में पीरियोडिक टेबल का जो कंडीशन था उन सारी चीज़ों को समझ लिया है। ठीक है, तो हम पीरियोडिक टेबल की चीज़ों को यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद एक एक करके आगे हम समझते जाएंगे धातु के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में अब तक कितने एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। जैसे कि आपको हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि अब तक अगर टोटल एलिमेंट की हम बात करें
टोटल एलिमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितने सम्मिलित किए जा चुके हैं, तो वो थे 118, ठीक है फ्रेंड्स। कितने थे? 118 थे, और 118 थे, लेकिन अगर आज तक की बात किया जाए तो आज तक खोजे गए टोटल 126, 8 जो है एलिमेंट्स वो अभी पीरियोडिक टेबल में शामिल नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करना है, हम आगे और बात करते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स जो 118 एलिमेंट हैं उसमें से अगर हम बात करें तो इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पीरियोडिक टेबल में 3 भागों में अलग अलग डिवाइड करके वहाँ पे रखा गया है तत्वों को। जो मोजले थे, मोजले साहब, उन्होंने 3 भागों में डिवाइड करके उनको पीरियोडिक टेबल में स्थान दिया है। तो हम बात करते हैं कि वो 3 कौन कौन से थे। तो सबसे पहले अगर फ्रेंड बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले धातु, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा आ जाता है अधातु, नॉन मेटल, ठीक है। अगर हम तीसरे की बात करें आगे तो तीसरा आ जाता है उपधातु, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड जो एलिमेंट्स रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर हम धातु की बात कर लें तो धातु की अगर हम बात कर लें तो टोटल धातु कितने हैं, ठीक है। टोटल धातु की बात कर लें हम तो टोटल 91 है। और धातु और अधातु में क्या है, बहुत सारे वैज्ञानिकों का मतभेद है, ठीक है। जो धातु और अधातु की अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का मतभेद है, जिसमें से कुछ वैज्ञानिकों ने अपना राय दे रखा है कि अगर हम बात करें तो टोटल धातु और अधातु मिलकर 27 बचते हैं, जो कि 118 हो जाते हैं अगर हम एक 91 और 27 जोड़ देते हैं तो। लेकिन अधातु और धातु में जो डिवाइडेशन हुआ है उसमें मतभेद रहा है, लेकिन कुछ साइंटिस्टों, जो कुछ वैज्ञानिकों ने अपना राय देकर बताया है कि अगर अधातु की बात करें तो अधातु आ जाता है 20, और अगर हम उपधातु की बात करें तो उपधातु लगभग 7 आ जाते हैं। इस तरह से टोटल हम अगर बात करें पीरियोडिक टेबल में तो टोटल 3 भागों को मिलाकर 118 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको बांट लिया। अब हम आगे स्पेशली धातु की बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी हमें उपधातु और अधातु के यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, इसको हम जब ये टॉपिक जो 3 समाप्त हो जाएंगे उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम स्पेशली धातु के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर हम धातु की बात करें तो धातु की अगर इसकी सामान्य हम गुण की बात करें, जो कि देख के लगता है कि ये धातु है, अधातु क्या है, तो सामान्यतः इसमें अगर हम बात करें तो सामान्यतः ये क्या होते हैं, धातु चमकदार होते हैं, चमकदार, ठीक है फ्रेंड्स, चमकदार होते हैं। जैसे कि आप कोई भी धातु को देखेंगे तो वो उसमें क्या होता है, शाइनिंग होता है, वो चमकदार होता है। जैसे कि हम लोहे की बात कर लें तो जो आप लोहे का पार्ट देखते हैं, ठीक है, वो तो आपको ब्लैक दिखता है, लेकिन एक्चुअली में वो ब्लैक नहीं होता। जब वो शुद्ध रूप में होगा, जब उसके ऊपर लेयर चढ़ी हुई हट जाएगी तो क्या हो, चमकदार दिखेगा, ठीक है, वो चमकता हुआ, शाइनिंग करता हुआ दिखेगा। क्योंकि जो ब्लैक दिखता है आपको, अगर किसी भी लोहे से बने हुए अगर चीज़ को देखते हैं तो ब्लैक दिखता है। ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड के लेयर चढ़े होते हैं, जिसके कारण वो ब्लैक दिखता है, ठीक है। क्योंकि जो धातु होते हैं वो काफ़ी सक्रिय होते हैं। ज़्यादातर धातुएं क्या है, ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर परत चढ़ा लेते हैं या ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। तो उस तरह जो आयरन है वो भी ऑक्साइड अपने ऊपर परत बना लेता है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाता, ठीक है। तो कुछ ऑक्साइड के लेयर चढ़े होते हैं जिसके कारण ब्लैक दिखते हैं, ठीक है। इस तरह से हो गया। धातु अगर बात करें तो चमकदार होता है, ठीक है। और क्या होता है, तन्य होता है। इन चीज़ों के बारे में हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं इनको थोड़ी थोड़ी करके। तन्य होता है, ठीक है, और उष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं, सुचालक, ठीक है। इनसे क्या है, उष्मा और विद्युत का प्रवाहित एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाएगा। जैसे हम अगर धातु से बने हुए किसी रॉड को अगर एक सिरे को विद्युत से टच कराए तो दूसरे सिरे पे भी करंट आ जाता है। उसी तरह अगर हम उष्मा की बात करें तो अगर एक सिरे को गर्म करते हैं तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि दूसरे सिरे भी गर्म होने लगते हैं, यानी ऊर्जा का उसमें ट्रांसमिशन होने लगता है, ठीक है। इस तरह हो गया। और हम अगर इसकी बात कर लें तो और क्या है, इसमें आघातवर्धय है, आघातवर्धनीय, ठीक है फ्रेंड्स, आघातवर्धनीय है। तो ये सारे धातु के
प्रॉपर्टीज होते हैं जनरली ऐसे अगर बात करें तो। अब हम आगे बात करते हैं कि जो धातु के प्रॉपर्टीज होते हैं उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज, और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। यानी धातु के दो गुणधर्म होते हैं, एक तो रासायनिक गुणधर्म और दूसरा क्या होता है भौतिक गुणधर्म। तो इन्हीं चीज़ों को एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं जो मेटल होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे हम बात करने वाले हैं कि जो धातु होते हैं यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में धातु को नहीं पूरे एलिमेंट्स को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और उसमें से भी क्या है 3 भागों में तो बांटा गया है, और पूरे अगर हम बात करें तो ब्लॉक वाइज पूरे पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक वाइज बांटा गया है। जैसे कि हम अगर ब्लॉक की बात कर लें तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक, ठीक है फ्रेंड्स। ये 4 ब्लॉक में बांटा गया है। और 4 ब्लॉक में क्या है जो एलिमेंट्स रखे गए हैं इनकी अलग अलग इनकी विशेषता है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है ब्लॉक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम बात कर लें तो एस ब्लॉक के में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं धातु हैं, ठीक है, वो धातु हैं। और इसमें से अगर कुछ बात कर लें जैसे कि अगर एस ब्लॉक में हम अगर बात कर लें कि फ्रांसियम का, तो जो फ्रांसियम है वो क्या है उपधातु मेटालाइट का गुण रखता है। लेकिन उसके अलावा जो इसमें एस ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे धातु है। अगर हम पी ब्लॉक की बात करें, ठीक है, तो पी ब्लॉक क्या है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है और 2 भागों को डिवाइड करने वाला कौन से हैं वो मेटालाइट आते हैं उपधातु। तो इस तरह से इसको हम 2 भागों में कर सकते हैं या फिर इसको हम 3 भागों में कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर बात कर लें पी ग्रुप का, तो पी ग्रुप कुछ इस तरह से पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था। यहाँ था हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि आप कुछ इस तरह से जिग जैक लाइन बनी होगी, ठीक है। इस जिग जैक लाइन में इस साइड मेटल होते थे और इस साइड नॉन मेटल, ठीक है फ्रेंड्स, नॉन मेटल होते थे। और जो ये जिग जैक लाइन है, ये जिग जैक लाइन की अगर हम बात कर ले यहाँ पे, ठीक है, जिग जैक लाइन में इस तरह से, तो जिग जैक लाइन में जो आते थे मेटल वो नॉन मेटल थे और नहीं मेटल थे, यानी मेटलाइट थे, उपधातु थे, जो कि दोनों की तरफ बिहेव करते थे, मेटल और नॉन मेटल की तरफ। तो इस तरह से बांटा गया है। अगर हम यहीं पे डी की बात कर लें, डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में बहुत सारे जो हैं अधिकतर इसमें क्या है धातु रखे गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हैं जो कि अधातु हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर धातु हैं। और अगर हम बात करें कि वो सारे ठोस तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि ठोस नहीं है, ठीक है। पी में क्या है, पी में सारे के सारे धातु हैं और क्या है हाईली रेडियोएक्टिव रखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी हम पीरियोडिक टेबल में बात कर लिए। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि धातु के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या आते हैं। भौतिक जो अगर हम गुण की बात करें इनके गुणधर्म की, तो क्या क्या आते हैं। तो हम सबसे पहला अगर बात करें यहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहला है सामान्य ताप पे क्या होते हैं ठोस अवस्था में होते हैं। फिर क्या होते हैं धातुओं में चमक होती है, कठोरता होती है, आघात वर्धनीय होते हैं, तन्यता होते हैं और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होता है उनका, ठीक है। और ध्वन्यात्मक और अनुनाद उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो इस तरह से इतने लगभग 8 इनके जो मुख्य जो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बारे में एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो धातु होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, धातु जो मेटल होते हैं क्या होते हैं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे धातु भी होते हैं जो कि क्या है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में नहीं भी होते हैं।
तो उन चीज़ों से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से ऐसे धातु हैं जो कि सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में नहीं पाए जाते, या तो सामान्य ताप से अधिक ताप होने पे वो ठोस अवस्था में नहीं रहते। ठीक है, तो हम उन चीज़ों के ही उस पॉइंट को ही ज़्यादा यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि सामान्य ताप पर कौन सा ऐसा धातु है जो कि ठोस अवस्था में नहीं रहता है, तो फ्रेंड्स वो धातु है पारा। ठीक है, तो जो पारा है वो सामान्य ताप पर, अगर सामान्य ताप की बात करें तो सामान्य ताप 25 सेंटीग्रेड को इसको सामान्य ताप कहते हैं, यानी रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर का मतलब कि ना हमें ज़्यादा गर्मी लगेगी ना सर्दी लगेगी, यानी मेंटेन टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर को ही सामान्य ताप कहते हैं। तो जब भी हम सामान्य ताप आपसे अगर कहें तो आपको समझना है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको रूम टेम्परेचर भी कहते हैं। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, कितने सेंटीग्रेड को कहते हैं, तो आपको बताना होगा 25 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं पॉइंट की बात कि सामान्य ताप पर जो पारा होता है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होता है। ये कैसा फॉर्म में होता है, ये द्रव अवस्था में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लें कि एक गैलियम है। ठीक है, गैलियम जो है एक धातु है गैलियम, लेकिन क्या है सामान्य ताप पर तो ये क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, सामान्य ताप पर यानी सामान्य ताप से अगर नीचे भी आ जाता है, निम्न ताप पे भी ये क्या है, जैसे कि 25 सेंटीग्रेड से नीचे आ जाता है 15 पे 10 पे, तो ये ठोस अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हम सामान्य ताप से थोड़ा बढ़ाते हैं, जैसे कि हम अगर 29.76 के एबव जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो एक्सेप्शन है, यहाँ पे दो अपवाद हैं जो कि क्या है, ज़्यादातर मेटल जो होते हैं ठोस होते हैं, लेकिन दो अपवाद हैं जैसे कि पारा और गैलियम। गैलियम ज़्यादा ताप बढ़ाने पे क्या हो जाता है, द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है, और पारा जो ऐसा है कि सामान्य ताप पर या ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट कि जो धातु होता है, ठीक है, धातु होता है उसमें क्या होती है, चमक होती है। इसको क्या बोलते हैं, लस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों को ध्यान में रखेंगे। तो जो धातु होती है उसमें चमक होती है। तो फ्रेंड्स, जो धातुएं होती हैं सामान्यतः उनमें चमक पाई जाती है। जैसे हम सोना की बात कर लें, चांदी की बात कर लें, ठीक है, आयरन की बात कर लें, एल्युमिनियम की बात कर लें। ठीक है, तो ये सब में चमक जो शुद्ध रूप में होते हैं, जो शुद्ध रूप में धातु होते हैं, जैसे आयरन शुद्ध रूप में है, ठीक है, सोना शुद्ध रूप में है, एल्युमिनियम जो है शुद्ध रूप में है, ये सब मेटल हैं। ये क्या होती है, इसमें चमक होती है। और चमक होती है, जैसे आप जनरली आप देखते होंगे कि जैसे एल्युमिनियम का भी पार्ट है, तो अगर उसको बहुत अच्छे से अगर आप घिस देंगे, अच्छे से धुलाई कर देंगे, तो उसमें शाइनिंग आने लगती है। लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ देंगे तो क्या है, वो थोड़ा ब्लैक होने लगता है, उसका जो कलर होता है, जो शाइनिंग होता है, वो थोड़ा डल होने लगता है। इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करके वो थोड़ा सा जो क्या करता है, ऑक्सीजन की क्रिया करके और उस पर धातु ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, जिसके कारण उसका कलर क्या होता है, डल होने लगता है। ठीक है, जैसे हम आयरन की बात कर ले तो आयरन भी क्या है, आप जनरली ऐसे देखते होंगे आयरन से बनी हुई चीज़ों को तो आपको ब्लैक दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, आयरन को अगर अच्छे से साफ कर दिया जाए, उसके ऑक्साइड की जो लेयर बनी होती है परत, उसको छुड़ा दिया जाए, तो क्या होता है, वो सफ़ेद कलर का वो शाइनिंग करने लगता है, उसके जो सतह होते हैं, सरफेस होते हैं, शाइनिंग करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से उसमें क्या होता है, चमक होता है। अगर यहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि कठोरता, हार्डनेस। तो धातु जो होते हैं उसमें क्या होता है, हार्डनेस होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो धातुएं अलग अलग ब्लॉक में बटे हुए हैं, अलग अलग ग्रुप में जो बटे हुए हैं, उनकी भिन्नता पाई जाती है। सभी में एक समान कठोरता नहीं पाई जाती है। कुछ धातुएं ऐसे भी होते हैं जो क्या है, कम कठोर होते हैं, कुछ धातुएं ऐसे भी होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे, जैसे अगर अगर हम हार्डनेस की बात करें, बहुत ज़्यादा कठोर, जो उच्च कठोरता वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम कोबाल्ट की बात कर लें, कोबाल्ट है, निकिल है, आयरन है। ठीक है, ये सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा कठोरता रखने वाले, हाईली हार्डनेस रखने वाले, अपने अंदर गुण रखने वाले एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, कोबाल्ट, निकिल और आयरन। आगे हम बात कर लें कि जैसे कि हमने बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में, उनकी अलग अलग विशेषता होती है, उनकी अलग अलग हार्डनेस होती है, सभी की एक समान हार्डनेस नहीं होती। तो जैसे हम अगर बात कर लें कि अगर सोडियम और पोटेशियम की, जो कि एस ब्लॉक के तत्व हैं, ये सोडियम और पोटेशियम, तो ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल मुलायम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। इनको क्या है, चाकू से काटा जा सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भिन्नता किस तरह से पाई जा रही है कि जो ये कोबाल्ट, निकिल और आयरन है इतने हार्डनेस हैं, बहुत ही हार्डनेस है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये टेंशन अपने अंदर रखते हैं, तनाव शक्ति रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे हम बात कर लें कि सोडियम और पोटेशियम की, तो ये ऐसे धातु हैं जिसको क्या है, चाकू से काटा जा सकता है, इतने मुलायम है जैसे कि केक के समान, केक के जैसे हम चाकू से काटते हैं सोडियम और पोटेशियम को, उसी तरह हम चाकू से काट सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं, चौथा पॉइंट है आघातवर्धनीयता, ठीक है। तो आघातवर्धनीयता का मतलब है कि धातु का ऐसा गुण है आघातवर्धनीयता कि उसको अगर हम किसी मशीन से या प्रेस से उसको प्रेस कर दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आप बहुत सारे चीज़ों को देख रहे होंगे, चादर, जैसे एल्युमिनियम के चादर बहुत सारे चीज़ों में यूज किया जाता है, गेट बनाने में, गाड़ी के ऊपरी अगर बात करें तो कवर बनाने में, ठीक है। बहुत सारी धातु, आयरन के भी चादर बनते हैं। तो ये क्या है, चादर, इसमें आघातवर्धनीयता पाया जाता है, मॉलेबिलिटी पाई जाती है जिस धातुओं में, जिसको इसको प्रेस के द्वारा हम चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, पतले चादर के रूप में, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं तन्यता, डक्टिलिटी। तो तन्यता क्या होता है, तो जैसे कि हम बात कर लें कि तन्यता धातु के ऐसा गुण जिसके कारण धातु को हम पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, ठीक है। जो धातु होते हैं उनके पतले तार के रूप में हम खींच सकते हैं। जैसे हम बात कर लें कि जैसे आप एल्युमिनियम के जैसे वायर लेते हैं आप, तो एल्युमिनियम के उसमें वायर रहता है, कॉपर का वायर रहता है, ठीक है। और हम बात कर लें उसमें तो कहीं कहीं चांदी के भी वायर मिल जाते हैं। तो इस तरह से तन्यता का गुण विद्यमान होता है, जो धातु होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, जिसके माध्यम से पतले तार के रूप में हम खींच सकते हैं। अगर यहीं पे हम बात कर लें कि अगर 1 ग्राम अगर चांदी के 1 ग्राम चांदी के अगर उसको हम तार के रूप में परिवर्तित करें तो 2 किलोमीटर किया जा सकता है, 1 ग्राम मात्र चांदी के, इतनी इसकी तन्यता होती है, धातुओं में इतनी तन्यता होती है, ठीक है। अगर हम यहीं पे अगर सोने की बात करें तो सोने को 1 ग्राम सोने से हम 2.5 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर के लगभग हम तार इसमें बना सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कितना इसमें तन्यता है, जो धातु है कितनी तन्यता है कि 1 ग्राम में उसको 2.5 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हम बात करें तो सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण रखने वाला एलिमेंट्स कौन सा है, तो सोना। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो चांदी। बाकी और भी तन्यता के गुण रखने वाले हैं, लेकिन कम तन्यता के गुण रखने वाले हैं, ठीक है। तो तन्यता के गुण भी अगर हम बात करें तो तन्यता के गुण में जो सारे धातुएं हैं, 91 धातु हैं, उनमें भिन्न भिन्न पाई जाती है, अलग अलग। किसी में बहुत कम तन्यता है, तो कोई क्या है, डक्टाइल तो है, लेकिन वो क्या है, बिखर भी जाता है, टूट भी जाता है। जैसे हम लोहे की बात कर लें तो लोहा बहुत ज़्यादा तन्यता नहीं रखता अपने अंदर। उसी तरह से और भी हम धातुओं की बात करें तो बहुत ज़्यादा तन्यता नहीं रखता, ठीक है। जैसे शीशा की बात कर लें तो शीशा भी तन्यता नहीं रखता, अगर उसको हम तानने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं तन पाएगा। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा तन्यता गुण रखने वाला सोना है, उसके बाद दूसरा नंबर पे चांदी है, यानी धातुओं में तन्यता के गुण भी विद्यमान होती है, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अगला पॉइंट है उष्मा तथा विद्युत के चालक। तो जो धातु होते हैं उनका गुण होता है उष्मा का और विद्युत का चालक होते हैं। उष्मा का और विद्युत का चालक का मतलब है कि अगर उसमें उष्मा प्रवाहित किया जाए तो उष्मा का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत इजीली तरीके से हो जाता है, ठीक है, बहुत कम टाइम में। जैसे अगर हम बात करें कि अगर लोहे को हम एक सिरे को गर्म करें तो दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो क्या है, उष्मा का संचार होता है, उष्मा का संचलन होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन होती है, एक जगह से उष्मा दूसरे जगह से जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें कि विद्युत का, तो विद्युत को अगर हम एक सिरे पर अगर लोहे को पकड़ के दूसरे सिरे को अगर विद्युत से टच करें उसको, तो दूसरे सिरे पे भी करंट लग जाता है हमें। तो इससे सिद्ध होता है कि क्या है, उष्मा और विद्युत का जो धातुएं होती है वो सुचालक होती है, ठीक है। उसी तरह हम आगे बात कर लें कि कुछ धातुएं ऐसे भी होते हैं, ठीक है, 91 जो धातुएं हैं उसमें कुछ धातुएं ऐसे भी होते हैं जो कि क्या है, उष्मा के सुचालक नहीं होते, उष्मा के कुचालक होते हैं। तो उन धातुओं को भी हम देख लेंगे। तो जो शीशा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और जो पारा होता है वो क्या है, जो विद्युत का और उष्मा का सुचालक नहीं होता, वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित और उष्मा का प्रवाहित नहीं हो पाता है, उसको हम उष्मा का
कुचालक कहते हैं। तो ऊष्मा का कुचालक धातुओं की बात करें कि ऐसे कौन से धातु हैं जो ऊष्मा का कुचालक हैं या विद्युत के कुचालक हैं, तो वो कौन से हैं? सीसा और पारा। अगर हम बात यहीं पे करें कुचालक, ठीक है, अगर यहीं पे हम बात करें कि कौन से ऐसे धातु हैं जो ऊष्मा और विद्युत के दोनों के सबसे अच्छे कंडक्टर हैं यानी सुचालक हैं, तो सबसे अच्छे अगर सुचालक की बात करें तो सबसे अच्छा सुचालक चांदी है सबसे पहला, और दूसरे नंबर की बात करें तो तांबा है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे धातुओं में सबसे ज़्यादा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक कौन सा है, तो वो है चांदी। अगर दूसरे नंबर की बात कर लें कि दूसरे नंबर का कौन है, तो वो है तांबा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 6 पॉइंट्स को देख लिया। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो धातु होते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, अगला 7वां का, तो उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या रखते हैं? उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक। उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक की बात करें तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होगा? उच्च होगा। जैसे कि हम जल को देखते हैं कि जल क्या है, 100 डिग्री पे हम जाते हैं तो क्या होता है? जल बॉइल्ड होने लगता है। बॉइल्ड होने का मतलब कि वो द्रव से क्या है, उष्मा में परिवर्तित होने लगता है जब ही वो 100 डिग्री, तो वो क्या है? जल का क्वथनांक हो गया। ठीक है, हाईली टेम्परेचर यानी 100 डिग्री। और अगर हम गलनांक की बात करें तो बर्फ का गलने की हम बात करें तो बर्फ गलनांक यानी जमने कब लगता है? तो बर्फ जैसे ही, अगर पानी की हम बात करें तो पानी अगर जैसे ही 0 सेंटीग्रेड पे आता है, 0 सेंटीग्रेड पे, तो क्या होता है? जमने लगता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करते हैं आगे कि जैसे हम अगर लोहा, जो इसमें कुछ धातुएं हैं, क्या है, जो 91 धातुएं हैं उसमें से वेरिएशन पाया जाता है। कुछ क्या होते हैं? हाईली होते हैं गलनांक और क्वथनांक, कुछ क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, तो जो कम होते हैं उनकी बात कर लेते हैं और जो ज़्यादा होते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जो लोहा होता है, कोबाल्ट, निकिल और टंगस्टन, ये क्या होते हैं? इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे हम बात करें कि अगर लोहा की बात करें तो लोहा की अगर हम गलने की बात करें, ठीक है, तो ये गलता कितने टेम्परेचर पे है फ्रेंड्स? ये जब लगभग 800 डिग्री टेम्परेचर पे जाएगा तो ये क्या होगा? जो ठोस है, ठीक है, ठोस से क्या है, वो द्रव में चेंज होना स्टार्ट होगा। लोहा पहले तो ठोस होता है लोहा, अगर 800 के लगभग अगर नियर अबाउट टेम्परेचर पे जाता है तो क्या है? गलना स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ले, क्वथनांक की बात करें, तो ये बॉइल्ड कितने पे होने लगेगा? तो ये लगभग 1600-1700 टेम्परेचर पे यानी दुगने टेम्परेचर पर अपना गलनांक से जाएगा, तब जाके कहीं पे ये उसका वाष्प बनना स्टार्ट होगा, बॉइल्ड होना स्टार्ट होगा। तो ये लोहा, कोबाल्ट और निकिल और टंगस्टन जो हैं, ये क्या है? ये बहुत उच्च गलनांक और क्वथनांक अपने अंदर गुण रखते हैं, जिसके कारण जो टंगस्टन होता है उसको बल्ब में यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पे वो गलता नहीं है। ठीक है, इसलिए टंगस्टन को यूज करते हैं हम, जो बल्ब का कॉइल होता है उसमें इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसी में बात कर लें कि निम्न गलनांक और क्वथनांक रखने वाले, तो जो रुबिडियम है, फ्रांसियम है, सीजियम है, जो कि एस ब्लॉक के पहले ग्रुप के जो तत्व हैं वो क्या है? वो निम्न गलनांक और क्वथनांक रखते हैं। जैसे हम रुबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम की बात कर लें। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछ लेगा कि ऐसे आपको 4 ऑप्शन देके एग्जामिनर पूछ लेगा कि निम्न में से एक, इसमें से कोबाल्ट, निकिल, टंगस्टन दे देगा, बाकी और 4 ऑप्शन अलग से दे देगा। ठीक है, कुछ मेटल दे देगा, कुछ नॉन मेटल दे देगा। ठीक है, जो कि हाईली गलनांक और क्वथनांक नहीं होंगे। उसको आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा, किस तत्व का उच्च गलनांक और क्वथनांक है, तो आपसे इसमें से किसी का अगर मिल जाता है ऑप्शन में तो क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, और लास्ट पॉइंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि तत्वों में ध्वनात्मक और अनुनादक होता है। ठीक है, जो मेटल होते हैं उसमें क्या होता है? ध्वनिनात्मक होता है। जैसे कि हम बात कर लें एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल का जो आपके स्कूल में जो बेल लगा होता है, जो घंटी लगाई जाती है, ठीक है, वो किसका बना होता है? वो मेटल का ही बना होता है। तो अगर उसमें हम दूसरे चीज़ से अगर उसमें टक्कर मारते हैं तो क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न करता है, और बहुत ही तेज ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इसलिए जो मेटल होते हैं उसमें ध्वनात्मक का गुण होता है। ठीक है,
तो आई होप कि ये सारे चीज़ें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आगे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आगे यहाँ हम बात करते हैं जो मेटल्स होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे कि इससे पीछे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक एक चीज़ों को यहाँ पे क्लियर किया है। तो आगे हम यहाँ देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक क्या गुण होते हैं उनके, किस तरह अपना बिहेव रखते हैं ये जो मेटल्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मेटल होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या होता है। तो जो बहुत सारे मेटल्स होते हैं जैसे कि 91 मेटल्स हमने यहाँ पे पढ़ा, तो जो अलग अलग मेटल होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो 1 से 3 तक पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम पहले ग्रुप की बात करें तो जो पहले ग्रुप में जैसे कि सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, अगर इनके बाह्य कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 होता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ब्लॉक डी तक जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लॉक डी के बाद पी तक जाते हैं तो वहाँ पे इनके बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 तक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब ही अगर 3 के बाद अगर चौथे पे पहुँचते हैं तो जो चौथा बाह्य कक्षा में जिस तत्व के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, मेटालॉइड हो जाएंगे, यानी वो उपधातु हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उपधातु हो जाएगा। जैसे कि हम बात कर लें जर्मेनियम, गैलियम और जो कार्बन ग्रुप में यानी ग्रुप नंबर 14 में जिसमें कार्बनिक तत्व कहते हैं जिसको, उसमें जो भी एलिमेंट्स रखे गए हैं वो क्या है सब, उसके अगर इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास की बात करें यानी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के अगर बाह्य कक्षा की बात करें तो उसमें कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उनमें धातु और अधातु के दोनों के गुण प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया पहले पॉइंट को इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के बारे में। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि जो मेटल एलिमेंट्स होते हैं, जो धातु होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, धनायन बनाने की क्षमता ज़्यादा होती है। जैसे हम बात कर लें कि जितने भी मेटल हैं वो धनायन बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम आयरन की बात कर लें तो ये क्या करता है, 3 धनायन बनाता है अपने साथ। यहीं पे हम अगर सोडियम की बात कर लें तो इस पे कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के ये क्या करता है, धनायन बना लेता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता इनमें ज़्यादा होती है जो मेटल होते हैं। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर यहीं पे बात कर लें कि अगर हम सोडियम के साथ अगर ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा देते हैं तो ये क्या बना लेता है, सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बना लेता है, सोडियम ऑक्साइड। तो इस तरह से जो भी धातु होते हैं, जो धातु वर्ग में रखे गए हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जनरली क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात कर लें कि किस तरह के धातु ऑक्साइड बनाते हैं तो ये क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ऑक्साइड, जो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं वो किस तरह के ऑक्साइड होते हैं, तो वो क्या होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। जैसे कि हमने पीरियोडिक टेबल जब पढ़ रहा था तो वहाँ पे पढ़ा था कि जो पहले वर्ग के, जो एस वर्ग के तत्व हैं उसमें 2 तरह के धातुएं पाई जाती है। पहला होता है प्रबल क्षारीय धातु, ठीक है, पहले ग्रुप का। और अगर हम एस ग्रुप की, एस ब्लॉक के अगर दूसरे ग्रुप की बात करें, जो कैल्शियम वाला ग्रुप था, वो क्या है, प्रबल क्षारीय मृदा धातु होते हैं, क्योंकि वो मिट्टी में पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो भूमि के ऊपरी क्रस्ट होता है वहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए उसको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जो धातु होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। अगर हम बात करें कि प्रबल क्षारीय धातु कौन कौन से हैं, तो प्रबल क्षारीय धातु सोडियम और पोटेशियम है। ठीक है, जो कि बहुत ही क्या है, रिएक्टेंट होते हैं, बहुत ही हाईली
रिएक्टेंट होते हैं जो कि उसको खुली वातावरण में नहीं रखा जा सकता, इतना सक्रिय होते हैं। ठीक है, खुली वातावरण में अगर हम सोडियम और पोटेशियम को रख देंगे तो ऑक्सीजन के साथ, जो वायु में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके वो क्या बना लेगा, धातु ऑक्साइड बना देगा या फिर जलने लगेगा। ठीक है, इसलिए इसको सोडियम और पोटेशियम को स्पेशली किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, ताकि ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन न करे। ठीक है, तो अगर क्षारीय धातु में सबसे अगर सक्रिय धातु की बात आपसे कहा जाए तो सबसे सक्रिय धातु कौन सा है, सोडियम और पोटेशियम। अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अगला पॉइंट है निम्न विद्युत ऋणात्मकता। तो निम्न विद्युत ऋणात्मकता, जो धातु होते हैं, जो मेटल होते हैं, वो निम्न विद्युत ऋणात्मकता रखते हैं। नेगेटिविटी क्या है उनकी, निम्न होती है, बहुत ही लोअर होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो एलिमेंट्स है अभी हम ऊपर बताया कि उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की गुण होती है, वो इलेक्ट्रॉन को दूसरे को देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, जो साझा इलेक्ट्रॉन करते हैं, किसी भी अगर नॉन मेटल के साथ मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को साझा करता है तो जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होती है अपने तरफ वो बहुत ही कम होती है, जिसके कारण इनमें विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बहुत ही कम होता है जो मेटल होते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अगला पॉइंट्स है कि जैसे अगर मैग्नीशियम की हम बात करें तो जो मैग्नीशियम होता है, तो मेटल, मैग्नीशियम एक क्या है, मेटल है, जो कि ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली, ऐसे अगर हम सामान्य ताप पे बात करें, सिंपल टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो मैग्नीशियम क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता है। अगर मैग्नीशियम को हम और अधिक ताप दे दें, जैसे कि अगर 30, 35 इस तरह से टेम्परेचर बढ़ा दें, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है, मैग्नीशियम। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम क्रिया नहीं करता है। ठीक है, अगर हम उच्च ताप दे दें, अधिक ताप दे दें मैग्नीशियम को, तो क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, यानी धात्विक ऑक्साइड बना लेता है। सामान्य ताप पे मैग्नीशियम क्रिया नहीं करता है। जैसे कि हम बात कर लें कि सोडियम और पोटेशियम की, तो सोडियम और पोटेशियम को अगर हम खुले ऐसे ही रख दें, ठीक है, उसको ताप न दें, ऐसे रख दें, तो वो रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेता है। लेकिन मैग्नीशियम को ऐसे रखने पे क्रिया नहीं करता, इसको अधिक ताप दे के क्रिया कराया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला पॉइंट्स है लौह धातु के साथ अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे कि पीरियोडिक टेबल में 91 मेटल हैं जो कि अलग अलग अपनी यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं रखते हैं, अलग अलग गुण रखते हैं अपना, जिसके कारण अलग अलग रिएक्शन उनका होता है। जैसे हम अभी ऊपर बात कर रहे थे सोडियम और पोटेशियम के, तो उसको खुले में रख दें तो क्या है, बहुत ज़्यादा सक्रिय होने के कारण वो ऑक्साइड बना लेते हैं, वो हवा में जलने लगते हैं। उसी तरह अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम को खुले में ऐसे रख देने से वो क्रिया नहीं करता है। अगर मैग्नीशियम की हम अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता था। लेकिन अगर हम और आगे बात करें लौह धातु के, तो लौह धातु का क्या रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ। तो जो लौह धातु होते हैं वो सामान्य ताप पर या फिर टेम्परेचर बढ़ाने पे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो आयरन होता है उसका अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट और उसका फ्रीजिंग पॉइंट का, तो बहुत हाई होता है। लगभग अगर उसकी हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो 800 होता है, अगर इसकी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 1500 के एबव जाता है। 1500 के एबव अगर टेम्परेचर होता है तभी वो जाके कहीं पे बॉइल्ड होता है। ठीक है, तो जो आयरन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जनरली क्रिया नहीं करता। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तब भी क्रिया वो नहीं करता। तो जो लोहा होता है, आयरन होता है, अगर इसको जल की थोड़ी सी अगर नमी मिल गई, ठीक है, तो नमी मिलने से क्या करता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, नमी मिलने से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा आयरन, और उसके बाद क्या बना लेगा, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। जैसे कि आप जब जो आयरन होता है, आयरन के ऊपर आप देखते हैं कि कुछ खुदरी थी उसके लेयर बन जाती है वहाँ पे भूरे कलर का, वो भूरा कलर क्या होता है, वो आयरन ऑक्साइड होता है। जो आयरन ऑक्साइड वो बना हुआ है, वो जो प्योर आयरन होता है उस पर क्या है, नमी गया होगा, नमी के कारण क्या है,
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया होगा और रिएक्शन करने के बाद आयरन ऑक्साइड बना लिया और उस आयरन ऑक्साइड को ही हम रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं, ठीक है, जो कि लोहे के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। लोहे को क्या करता है, खराब करता जाता है और एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है लास्ट में कि लोहे पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट है कॉपर। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या है, जनरली जो ऑक्साइड होता है वो जलता नहीं है, वो क्या करता है, अपने ऊपर लेयर बना लेता है। जैसे आप कॉपर की देख लें या कॉपर की बनी हुई बर्तनों की बात कर लें तो वो क्या करते हैं, वो अपने ऊपर एक ब्लैक कलर का लेयर चढ़ा लेता है। वो लेयर क्यों चढ़ाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है और कॉपर ऑक्साइड बनाने के बाद उस पर एक पतली लेयर बन जाती है जिसके कारण उसके परत ब्लैक कलर के दिखने लगते हैं, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब हम अगले पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सोना और प्लेटिनम है, ठीक है फ्रेंड्स, जो सोना और प्लेटिनम वो वायु से क्या है, कहीं से रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। जो गोल्ड होता है वो O2 से यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता। ये किससे रिएक्शन करते हैं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड। जैसे कि आप अगर सोने से बनी हुई कोई आभूषण होता है, ज्वेलरी होता है, उसमें देखते होंगे कि वो क्या है, ब्लैक कलर का हल्का जो शाइनिंग होती है उस ज्वेलरी के, वो क्या होती है, कम हो जाती है, हल्का ब्लैक कलर उस पर दिखने लगता है। तो वो किसके कारण होता है, वो ऑक्सीजन की परत नहीं होती उस पर होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की से रिएक्शन करके गोल्ड और प्लेटिनम क्या करते हैं, अपने ऊपर हल्की परत चढ़ा लेते हैं जो कि डल कलर थोड़ा दिखने लगता है उसका आभूषण का, ठीक है। तो ये जो सोना और प्लेटिनम होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ठीक है। इस तरह से हम और अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अगला 9 पॉइंट है जल के साथ अभिक्रिया। तो जो धातु होते हैं, अगर हम उसको, जो धातु को अगर हम जल के साथ अभिक्रिया करा दें तो क्या करते हैं वो, अगर जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद वो धातु हाइड्रोक्साइड देते हैं और क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को गैस के रूप में बाहर निकाल देते हैं। जैसे हम एक रिएक्शन देखें कि अगर हम यहाँ पे सोडियम ले लें और इसको हम अगर जल के साथ रिएक्शन करा दें H2O के साथ, तो ये क्या करेगा, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि अगर आपसे पूछ दे कि अगर धातुओं के साथ अगर जल का रिएक्शन कराया जाए तो जल के साथ रिएक्शन कराने के बाद क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, वहाँ पे धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, ठीक है, या तो फिर धातु हाइड्रोक्साइड मिलेगा या फिर उसके साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस को भी वहाँ से निकालता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस पॉइंट को देख लिया। अब हम अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अगला है कि अगर आयरन, एल्युमिनियम और जिंक क्या करते हैं, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, जलवाष्प के साथ। तो ऐसे कौन से तत्व हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते लेकिन जलवाष्प के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो ऐसे तत्व 3 हैं, कौन कौन से हैं, आयरन है, एल्युमिनियम है और जिंक है। ये जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं, तो अगर हम आयरन के जलवाष्प के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो क्या बना लेगा, आयरन ऑक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस को बाहर रिलीज कर देगा। उसी तरह अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम भी अगर जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ठीक है। इस तरह से हो गया। और आगे अब आपके एक पॉइंट और नोट करने वाली है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेड की बात कर लें, गोल्ड की बात कर लें, सिल्वर की बात कर लें और कॉपर की बात कर लें, तो ये जो तीनों तत्व हैं, ये 3 या 4 तत्व हैं, क्या है, वो जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते और किसी अम्ल के साथ भी, एसिड के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते। एसिड की बात कर लें तो H2SO4, HCl, HNO3, ये जो भी एसिड हैं, ठीक है, प्रबल अम्ल, उनके साथ ये अभिक्रिया नहीं करते और न ही जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो फिर इसको अभिक्रिया कराने के लिए किस तरह के एसिड का यूज किया जाता है, तो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं कि अगर HNO3 और HCl को अगर मिला देते हैं हम, तो यहाँ पे अम्लराज बन जाता है, जो कि अम्लराज का यूज
सोना चांदी और प्लेटिनम जैसे जो बहुत ही कठोर तत्व होते हैं उनको क्या करते हैं, पिघलाने के लिए यूज किया जाता है। तो उसको एक्वा रेजिया भी बोलते हैं। जो अम्लराज होता है उसको एक्वा रेजिया भी बोलते हैं, जो किससे मिलकर बना होता है, HCl और HNO3 से। ठीक है, और इन तत्वों को नोबल मेटल भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि नोबल मेटल किन्हें कहते हैं, यानी आदर्श धातु किसे कहते हैं। तो ये लेड हो गया और कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये जो 4 तत्व हैं इन्हें आदर्श धातु यानी नोबल मेटल भी कहते हैं। आगे हम बात कर लें कि जो अन्य धातु होते हैं, जो धातु लवण विलयन बनाते हैं, उस विलयन में अगर हम दूसरे उससे हाईली लवण विलयन अगर डाल दें तो वो क्या करते हैं, विस्थापित करके वो अपना स्थान ले लेते हैं। जैसे कि हम बात कर लें कि अगर कॉपर सल्फेट का एक लवण है, लवणीय विलयन है, ठीक है, उसमें अगर कॉपर से ज़्यादा अगर सक्रिय धातु से अगर हम उसको रिएक्शन करा दें या सक्रिय धातु से उसमें अगर हम डाल दें तो क्या होगा, कॉपर को विस्थापित करके कॉपर के स्थान पे वो क्या कर लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर को विस्थापित करके उसको धातु के रूप में अलग निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनकी सक्रियता बढ़ती है। उन सक्रियता बढ़ते क्रम में हम यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे, उस टेबल के माध्यम से देखेंगे कि वैसे कौन कौन से तत्व हैं जो कि अधिक सक्रिय रखते हैं और कम सक्रिय वाले धातु को विस्थापित करके विलयन में अपना स्थान रखते हैं। तो हम उस चीज़ को भी यहाँ पे एक टेबल को बना के देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वैसे रिएक्शन आपसे दे के पूछ लेगा कि इससे में कौन सा एलिमेंट्स आगे जुड़ के कौन सा विलयन बनाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे उस चीज़ से हेल्प मिलेगी, इसलिए हम उस चीज़ को भी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, ये एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे आते जाएंगे, वो क्या है, अगर हम सबसे सक्रिय धातु की बात करें तो सबसे सक्रिय धातु कौन सा है, लिथियम है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, जेड है। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे इनकी सक्रियता घटते जाएगी। यानी अगर किसी में अगर जो धातु लवण विलयन बना हुआ है उसमें अगर हम पोटेशियम को अगर उसमें प्रवाहित कर दें तो लिथियम को क्या करेगा, लिथियम को वहाँ पर रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अगर वो धातु लवण पोटेशियम का बना हुआ है, अगर हम उसमें लिथियम को वहाँ पे ले जाएं, लिथियम को प्रवाहित कर दें तो क्या है, पोटेशियम को रिप्लेस करके वहाँ पे लिथियम का लवण बना लेगा। ठीक है, इस तरह से जैसे ही अगर ऊपर वाला कोई है और नीचे वाले को क्या करेगा, रिप्लेस करता जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पे क्या है, आयरन धातु है, अगर हम कॉपर सल्फेट के कॉपर के विलयन में आयरन को अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या है, आयरन यहाँ पे हम देखते हैं कि आयरन क्या है, कॉपर यहाँ पे है और आयरन यहाँ पे है, यानी आयरन कॉपर से ज़्यादा सक्रिय धातु है। ठीक है, तो जो ज़्यादा सक्रिय धातु होता है वो कम सक्रिय धातु को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे कॉपर को रिप्लेस करके क्या बना लिया, यहाँ पे आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर धातु को अलग रिप्लेस कर दिया। उसी तरह से जितने भी ये एलिमेंट्स जो मेन जो एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे इस चार्ट में लिख रखा है। इसके हिसाब से जो भी आपका रिएक्शन आएगा, रिएक्शन में जो कम सक्रिय धातु होगा उसको रिप्लेस करके जो अधिक सक्रिय धातु होगा उसका स्थान ले लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।